डेवी पार्टी बमुश्किल होटल की पार्किंग तक पहुंचे थे कि रोहित की कॉल आ गई। यस, उसके लहजे में हैरानी का अंसर नुमाया था। रोहित बोला, मेरे एजेंट ने रिपोर्ट दी है कि उनके हेडक्वार्टर से 3 गाड़ियां निकलकर बड़ी तेज रफ्तारी से लियाकताबाद की तरफ रवाना हुई हैं। वो उनके ताक़ुब में है। मेरा ख्याल है मौका अच्छा है, हम उनके हेडक्वार्टर पर हल्ला बोल देते हैं। डेवी बोला, सिर्फ पिस्टल के साथ तो हम उनके हेडक्वार्टर पर हल्ला नहीं बोल सकते। कोई पुलिस चौकी नहीं है भाई, CI का हेडक्वार्टर है। रोहित अपनी तजवीज पर मुसिर रहा। मेरा नहीं ख्याल के हेडक्वार्टर में 2-3 बंदों से ज्यादा हो सकते हैं। डेवी बोला, अच्छा ऐसा है, तुम अपने बंदों के हमरा वहां पहुंचो, हम भी ज्यादा से ज्यादा घंटे-पौन घंटे में जरूरी सामान लेकर वहां पहुंच जाते हैं। रोहित बोला, ठीक है, मैं अपने 2 आदमियों के हमरा वहां पहुंच जाता हूं, मजीद 2 को भी वहीं बुला लेता हूं। आप लोगों के पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर देंगे। और डेवी ने ओके कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। उसके कार में बैठते ही कार्ल्स मुस्तफसिर हुआ। रोहित था सर। डेवी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, बता रहा था कि CI के आदमी 3 गाड़ियों में सवार अपने हेडक्वार्टर से निकलकर लियाकताबाद की तरफ रवाना हुए हैं और बेहतर होगा कि हम उनकी गैर मौजूदगी में हेडक्वार्टर पर हल्ला बोल दें। जेम्स ने मशवरा दिया, सर क्यों ना हम भी सीधे वहीं पहुंचे, मैंडी और रोड जरूरी सामान लेकर वहां आ जाएंगे। डेवी ने उसे दाद देते हुए कहा, गुड, ये बेहतर है। रोड्स को कॉल करके CI के हेडक्वार्टर का एड्रेस समझा दो। उन्हें कहना बेहोशी के शेल फायर करने वाली गन्ने, शेल और जरूरी असलहा लिए वहां पहुंच जाएं और कार्ल्स गाड़ी मोड़ लो। कार्ल्स ने सर हिलाते हुए यूटर्न से कार मोड़ ली। जेम्स बोला, सर दोनों के मोबाइल पे घंटी जा रही है मगर अटेंड नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है ड्रिंक करके सोए हुए हैं। कार्ल्स ने मजाहिया अंदाज में कहा, सर फाजिल खान की बेटी के साथ गुलछर्रे न उड़ा रहे हों। डेवी उन दोनों की बात का जवाब दिए बगैर अपना मोबाइल निकाल कर उन्हें कॉल करने लगा, मगर उसकी कॉल भी दोनों में से किसी ने अटेंड न की। वो कार्ल्स से मुखातिब हुआ, कार दोबारा पीछे मोड़ो वरना लेट हो जाएंगे। और कार्ल्स ने जी सर कहते हुए दोबारा यूटर्न से गाड़ी मोड़ ली। अचानक जेम्स के दिमाग में अछूता ख्याल आया, सर चौकीदार को क्यों ना बता दें। मगर डेवी की इस बात ने उसकी खुशी काफूर कर दी कि उसका मोबाइल नंबर नहीं है, तुम्हारे पास है क्या, और वो नफी में सर हिलाकर रह गया। कार्ल्स अंदेशा जाहिर करते हुए बोला, सर CI का रुख भी लियाकताबाद की तरफ है और हमारा ठिकाना भी वही है, कहीं ऐसा। डेवी ने उसकी बात काटी, बेवकूफ, CI का रुख अगर हमारे ठिकाने की तरफ भी है तो वो रस्ते में ही होंगे, जबकि तुम्हारे सूरमा काफी देर से फोन नहीं अटेंड कर रहे। वो बोला, सॉरी सर, मेरा उस तरफ ध्यान नहीं गया। डेवी बोला, ध्यान रखा करो, बाकी CI इतनी तेज नहीं हो सकती कि ब्लैक लिक्विड पर हाथ डाल सके। कार्ल्स तेजी से बोला, ये तो है सर। उसके बाद अपने ठिकाने तक उनके दरमियान खामोशी छाई रही। कोठी के सामने पहुंचते ही हॉर्न बजाने से पहले गेट खुल गया। कार पोर्च में रोककर वो जल्दी से नीचे उतरे। उन्हें जल्द से जल्द वापस पहुंचना था। वो बमुश्किल कार के दरवाजे बंद कर पाए थे कि अचानक एक कड़कती आवाज उनके कानों में पड़ी, हैंड्स अप। अगर किसी का हाथ भी उसकी जेब की तरफ बढ़ा तो वो उसके जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। अपनी जानिब उठे हुए खौफनाक धाने के पिस्टल देखते ही उनके हाथ मैकेनिकी अंदाज में सर से बुलंद हो गए। मिस्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम शरीफ लोग हैं। वो बोला, गलत फहमियां ज्यादा देर कायम नहीं रहा करती ब्रदर। बोलने वाला लामहला आतिफ था। उनके नजदीक पहुंचकर उसने राजे को इशारा करके कहा, इनकी तलाशी लो। डेवी का लहजा काफी सख्त था। ठहरे मिस्टर, क्या आप वारंट लाए हैं? ये न हो आपको लेने के देने पड़ जाएं। हम अमरीकी शहरी हैं। और राजा जीशान के भरपूर थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। तुम्हारे अमेरिका की तो। वो महारत से उनकी तलाशी लेने लगा। उसकी जेब से ग्लॉक 18 निकला। बाकी दोनों के पास रूगर MP9 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल निकले। आतिफ ग्लॉक 18 राजा के हाथ से लेता हुआ मुस्तफसिर हुआ, तो शरीफ लोग ये साथ फिराते हैं। डेवी बोला, इन पिस्टल्स का इजाजतनामा हमारे पास मौजूद है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा फोन करना चाहूंगा, आपकी सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। आतिफ ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो जल्दी से बोला, स्टीफन डेविड। आतिफ बोला, तो डेविड साहब, मैं अपनी गलत फहमियां दूर नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बकलम खुद फोन पे आपकी धमकियां सुन चुका हूं। आप फिलहाल फोन का चक्कर छोड़ें और चलें ताकि आपकी मुलाकात सेठ फाजिल से करवाई जाए। इस तरह कम से कम आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि CI के शिकंजे में आए मुजरिम को छुड़ाना या कोई नुकसान पहुंचाना क्या मानी रखता है। डेवी बोला, सर प्लीज सिर्फ एक फोन, उसके बाद हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अशफाक जो गेट बंद करके वहां पहुंच गया था, उसकी बात पूरा होने से पहले उसके कूल्हों पर ठोकर रसीद करता हुआ बोला, हम इसके अलावा भी तुझे साथ ले जा सकते हैं। ठोकर खाकर वो बमुश्किल खुद को गिरने से बचा सका
था। आतिफ ने कहा, बुरी बात है अशफाक, अमरीकियों को मारना दहशतगर्दी के जुमरे में आता है और मेरा नहीं ख्याल कि आप सीआई को दहशतगर्द बनाना चाहेंगे। आतिफ का लहजा तंज की गहरी काट लिए हुए था। अशफाक बोला, और ये जो दुनिया में किसी को नहीं बख्शते। आतिफ ने अशफाक की तरदीद करते हुए कहा, ये भी गलत बयानी है, इसराइलियों को ये कुछ भी नहीं कहते और रहम दिली किसको कहते हैं। डेवी बोला, शायद इस सुलूक की जवाबदही आपके लिए मुश्किल हो जाए। उसके लहजे में अभी तक अमरीकी होने का गुरूर झलक रहा था। आतिफ ने कहा, इन्हें हथकड़ियां लगाओ, बाकी गपशप गेस्ट हाउस में जाकर करेंगे। चंद लम्हों बाद उन्हें हथकड़ियों में जकड़ दिया गया। उसी वक्त मोबाइल पर कॉल रिसीव होने लगी। राजा ज़ीशान ने आतिफ को मुतवज्जे करते हुए एक कीमती साख्त का मोबाइल आतिफ की समत बढ़ाया। सर, मिस्टर डेविड के मोबाइल पे कॉल आ रही है, कॉन्टैक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ। आतिफ ने कॉल रिसीव की। यस। आतिफ ने यस ही इस अंदाज में कहा था कि वो तारुफ करवाने पर मजबूर हो गया। आवाज आई, मिस्टर डेवी, मैं रोहित बात कर रहा हूँ, आप शायद मेरा नंबर सेव नहीं कर सके हैं। आतिफ ने इंग्लिश में बात करते हुए अपने लहजे को डेवी जैसा बनाने की कोशिश की। हाँ, पहचान लिया है। उसके साथ उसकी कोशिश ये भी थी कि वो मुख्तसर बात करके रोहित से कुछ उगलवा ले, मगर उसकी ये कोशिश कामयाब न हुई। रोहित मुस्तफसिर हुआ, आपकी आवाज कुछ बदली हुई सी है। आतिफ ने पैंतरा बदला, मिस्टर रोहित, मैं फ्रैंक बात कर रहा हूँ, डेवी साहब वॉशरूम में हैं। रोहित बोला, तैयारी तो मुकम्मल कर ली है ना? उसके सवाल से उसे यकीन हो गया कि वो उसे धोखा देने में कामयाब हो गया है। वो इत्मीनान से बोला, बिल्कुल। रोहित बोला, डेवी को बताओ हम जगह पर पहुंच गए हैं और शिद्दत से आप लोगों के मुंतजिर हैं। आतिफ नपी तुली गुफ्तगू कर रहा था। बोला, आपके हमरा कितने बंदे हैं? रोहित बोला, हम 3 ही हैं, अगर कहते हो तो मजीद साथी बुला लेता हूँ। आतिफ बोला, डेवी साहब आते हैं तो मैं पूछ के बताता हूँ। उसने एहतियात का दामन नहीं छोड़ा था। उसे इस्माइल शाह की गुफ्तगू याद आ गई थी। उसने भी यही कहा था कि रोहित और डेवी ग्रुप मिलकर सीआई हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले हैं। गोया रॉ और ब्लैक लिक्विड ने एका कर लिया था। रोहित ने कहा, मैं मुंतजिर हूँ। आतिफ बोला, वैसे मेजर साहब, आपका क्या ख्याल है कि हम कामयाब हो जाएंगे? डेवी साहब तो काफी पुरुम्मीद हैं। रोहित बोला, क्या बात करते हो मिस्टर फ्रैंक, तुम देखना हम उन्हें चूंटी की तरह मसल देंगे। अचानक आतिफ के करीब खड़ा डेवी जोर से चिल्लाया, मिस्टर रोहित, ये आतिफ है। गो इसके नतीजे में उसे राजे का एक जोरदार थप्पड़ बर्दाश्त करना पड़ा, मगर वो रोहित पार्टी को बचा गया था। रोहित बोला, ओ मिस्टर आतिफ, एक्सीलेंट। उसके लहजे में तहसीन का अंसर नुमाया था। गोया तुमने डेवी को ढूंढ निकाला। वैसे तुम जैसे दुश्मन की मौत पे मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। आतिफ ने कहा, वो क्या कहते हैं ना मेजर साहब, कहानी में कोई रद्दो बदल कर मेरा मरना अभी बनता नहीं है। रोहित बोला, गुड बाय मिस्टर आतिफ, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही सामना हो जाए। ये कहते हुए रोहित ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। आतिफ डेवी से मुखातिब हुआ, मिस्टर डेविड, तुम्हारी रॉ के एजेंट से हमदर्दी कोई जच नहीं रही। शायद तुम्हारा ख्याल हो कि वो तुम्हें रिहा करवाने की कोशिश करेगा, तो मेरा मशवरा है कि ये खुशफहमी दिल से निकाल दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जवाबन डेवी खामोश ही रहा। आतिफ ने मोबाइल निकालकर इरफान का नंबर डायल किया। राब्ता होते ही वो बोला, इरफान, इस नंबर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखो, ये मेजर रोहित का नंबर है और वो गेस्ट हाउस के नजदीक ही कहीं मौजूद है। उसने पूछा, उस पे हाथ डालना है सर? आतिफ बोला, नहीं, हम वापस आ रहे हैं, फिर कुछ करते हैं। वो बमुश्किल राब्ता खत्म कर पाया था कि एक मर्तबा फिर मोबाइल की घंटी बजी। वो इमरान का मोबाइल था। उसने मोबाइल जेब से निकाल कर कहा, सर, रॉ के आदमी का मोबाइल बज रहा है और गालिबन मेजर रोहित का ही नंबर है कि कांटेक्ट नाम मेजर साहब लिखा आ रहा है। मोबाइल उसके हाथ से लेकर आतिफ ने कॉल रिसीव की। मेजर साहब, हुक्म करो। रोहित बोला, मिस्टर आतिफ, तेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मेजर रोहित की आवाज से झलकता गुस्सा किसी वजाहत का मोहताज नहीं था। आतिफ ने कहकहा लगाते हुए इस्तेहज़ाई लहजे में कहा, क्या भगवान से भविष्य में जानने की शक्ति ले ली है? जवाबन कुछ कहे बगैर मेजर रोहित ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। ज़ीशान ने कहा, सर, इसे फांसने की कोशिश की जा सकती थी। आतिफ बोला, लम्हा भर पहले इसे ठोकर लग चुकी थी, अब इतनी आसानी से काबू आने वाला नहीं है और वक्त जाया करने का मैं कायल नहीं। अब यूं करो कि लाशें भी उठवानी हैं, अपना हल्का सा सुराग भी नहीं छोड़ना। राजा ज़ीशान ने मशवरा दिया, सर, लाशें उठाने की जरूरत नहीं, मकसद हर किस्म का सुराग खत्म करना है, तो मेरा ख्याल है इन्होंने काफी बारूद इकट्ठा कर रखा होगा, वही बारूद मकान को उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी देख लेते हैं, अगर कोई काम की चीज हुई तो साथ ले चलेंगे, वरना चलने दो सब कुछ। आतिफ ने तहसीनामेज़ लहजे में सर हिलाया, अच्छा मशवरा है। अशफाक, इमरान और राजे कोठी की तलाशी लो, बाकी तमाम अपनी गाड़ियों में बैठ जाओ, और हाँ राजे, इन कारों को भी जला देना। आतिफ ने अंदरूनी इमारत की तरफ जाते ज़ीशान को आवाज देकर कहा और वो सर हिलाते हुए अंदर घुस गया। वायरलेस रिसीवर कान में लगाते उसने कोठी की अकबी समत में मौजूद नजर खान को आवाज दी, नजर, वैगन कोठी के सामने ले आओ। नजर बोला, आया सर। थोड़ी देर बाद वो कैदियों को वैगन में मुंतकिल कर चुके थे। चौकीदार को भी उन्होंने वैगन
में लाद दिया था। उसे अभी तक होश नहीं आया था। रिसीवर से जीशान की आवाज उभरी, सर इनसे तिजोरी का नंबर पूछें। आतिफ ने कहा, मिस्टर डेवी तिजोरी का नंबर क्या है? एक लम्हा सोचने के बाद डेवी ने तिजोरी का नंबर दोहरा दिया। आतिफ ने जीशान से पूछा, सुन लिया है? वो बोला, जी सर, नंबर दुरुस्त है। 15 मिनट बाद तलाशी लेने वाले तीनों बाहर आ गए थे। उन्होंने हाथों में 2 बैग पकड़े हुए थे जिनमें लाजिमन अहम सामान था। जीशान बोला, ओके सर, अब चलें। टाइम बम फिट कर दिए हैं। एक बम दोनों कारों में भी फिट कर दिया है। गैस वॉल्व भी खोल दिया है ताकि आग खूब भड़क सके। लाशों के कमरे में 2 बम नस्ब किए हैं ताकि किसी की शनाख्त न हो सके। गुड कहकर आतिफ नजर से बोला, चलो नजर। नजर ने सर हिलाते हुए वैगन आगे बढ़ा दी। बाकी तमाम कारें उनके पीछे चल पड़ी। गो सब अपनी जगह अलर्ट थे, मगर इसके बावजूद आतिफ उन्हें नसीहत करना न भूला था। अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। मेजर रोहित गेस्ट हाउस के दाएं बाएं कहीं घूम रहा है। मुमकिन है वो वापस चला गया हो, लेकिन ये बात यकीनी नहीं है। डीवी पार्टी के निकलते ही रोहित को कृष्णा की कॉल मौसूल हुई। उसने कॉल अटेंड की। यस। कृष्णा बोला, सर 3 गाड़ियां सीआई हेडक्वार्टर से निकली हैं। सबसे अगली गाड़ी में आतिफ मौजूद है और मैं इस वक्त उनके ताकुब में हूँ। उनका रुख लियाकताबाद की तरफ है। मैंने आपसे पूछे बगैर उनका ताकुब शुरू कर दिया है ताकि कहीं ये गायब ना हो जाएं। अगर आपका हुक्म हो तो इनके ताकुब में रहता हूँ, वरना वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता हूँ। रोहित बोला, आतिफ को अच्छी तरह पहचान तो लिया था ना? वो बोला, सर कार की अंदरूनी लाइट ऑन थी, मुझे पहचानने में कोई गलती नहीं हुई, उसी की वजह से तो मैंने ताकुब करने का फैसला किया है। रोहित बोला, ठीक है, तुम ताकुब जारी रखो, मैं निगरानी के लिए किसी और को भिजवा देता हूँ, मुझे अपडेट रखना। और फिर कृष्णा की ठीक है सर सुनते ही उसने राब्ता मुनक़ता करके डीवी का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। उसे सारी सूरत हाल से आगाह करके वो रणधीर की तरफ मुतवज्जे हुआ। रणधीर, एक गलती हो गई है। उसने पूछा, क्या सर? रोहित बोला, कृष्णा और शंकर सीआई हेडक्वार्टर की निगरानी पर मामूर थे। शंकर को बुलाने के बाद हम उसकी जगह दूसरा बंदा नहीं भेज सके हैं। रणधीर ने कहा, सर हमें क्या मालूम था कि वो रात को इस टाइम बाहर निकलेगा। बहरहाल अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, और जहां तक मेरा अंदाजा है आतिफ फाजिल खान से हासिल की हुई किसी मालूमात के बल पर छापा मारने जा रहा है। वो बोला, ऐसा ही है, मगर कहाँ? रणधीर बोला, उनका रुख लियाकताबाद की तरफ है और ब्लैक लिक्विड का ठिकाना भी लियाकताबाद में ही है। कहीं? रोहित ने इनकार में सर हिलाया, नहीं, फाजिल खान उनके ठिकाने से नावाकिफ है। शंकर ने लुकमा दिया, सर ये भी तो हो सकता है कि वो फाजिल को किसी दूसरे ठिकाने पर मुंतकिल कर रहे हों। रोहित बोला, मुमकिन है। बहरहाल ये बात की बातें हैं, फिलहाल चलते हैं सीआई हेडक्वार्टर की खबर लें। आज महाराज पाशा की मौत का बदला भी लेना है। रोहित जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। रणधीर और शंकर ने भी उसकी तकलीद की। रणधीर बोला, सर वैसे आतिफ तो किसी दूसरी जगह पहुंचा हुआ है और हमारा असल मकसद उसे अगवा करना है, तो ऐसी सूरत में सीआई हेडक्वार्टर पर हल्ला बोलना मुनासिब रहेगा। रोहित बोला, मेरा ख्याल है आतिफ पार्टी जल्द लौट आएंगे, और बिलफर्ज वो नहीं लौटते तब भी सीआई हेडक्वार्टर पर हल्ला बोलना ब्लैक लिक्विड का मकसद पूरा करने के लिए है, और ब्लैक लिक्विड कोई आम तंजीम नहीं है। उनकी हमदर्दियां हासिल करके हम बहुत से फायदे उठा सकते हैं। रणधीर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ सर। मेरा मकसद ये था कि अगर सीआई के हेडक्वार्टर को तबाह करके उस जगह पर भी हमला किया जाए जहां आतिफ इस वक्त मौजूद है, तो शायद हम उन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएं। रोहित ने कहा, हेडक्वार्टर की तबाही की रिपोर्ट उसे फिलफौर मिल जाएगी और वो वापस लौटने की करेगा। उस वक्त हम उससे निपट लेंगे। कृष्णा यूं भी उनके ताकुब में है, और ये भी हो सकता है कि हमें रोड के ऊपर ही उन पर हमला करना पड़े। बहरहाल ये बात का मसला है। दौरान गुफ्तगू वो होटल की पार्किंग में पहुंच गए थे। शंकर मुस्तफसिर हुआ, सर मैं अपनी बाइक ले लूं या आपके साथ ही बैठ जाऊं? रोहित ने जवाब दिया, जरूरत पड़ सकती है, और शंकर सर हिलाता हुआ अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। पार्किंग से बाहर आते ही रोहित ने रणधीर को रफ्तार बढ़ाने को कहा। वो टीवी पार्टी से पहले वहां पहुंचना चाहता था। आधे घंटे बाद रणधीर सीआई हेडक्वार्टर के सामने एक मुनासिब जगह पे कार पार्क कर चुका था। रणधीर बोला, सर मेरा ख्याल है वो अभी तक नहीं पहुंचे। रोहित मोबाइल निकाल कर डेवी को कॉल करने लगा। रोहित बोला, ऐसा ही है, बहरहाल मैं पूछ लेता हूँ वो किधर पहुंचे हैं, और मोबाइल निकाल कर डेवी को कॉल करने लगा। और फिर जैसे ही उसे मालूम हुआ कि डेवी पार्टी सीआई के नरगे में आ गए हैं, उसने राब्ता मुनक़ता करने में देर न लगाई। रणधीर, तुझे अंदाजा हो गया होगा। राब्ता मुनक़ता करते ही वो खामोश बैठे रणधीर से मुखातिब हुआ, ब्लैक लिक्विड सीआई के शिकंजे में आ गई है। वो बोला, जी सर। रोहित बोला, वापस चलो, अब यहाँ टिकने का कोई फायदा नहीं। और रणधीर ने इस बात में सर हिलाते हुए वापसी का कसद किया, जबकि रोहित कृष्णा का नंबर डायल करने लगा। और फिर दोबारा आतिफ की आवाज सुनकर उसका दिमाग खोलने लगा। ब्लैक लिक्विड के मुकाबले में कृष्णा का पकड़े जाना उसे ज्यादा गिरा गुजरा था। मोबाइल ऑफ करके उसने रोड के साथ गुजरने वाली गंदी नाली में उछाल दिया, और रणधीर से मोबाइल लेकर उसने शंकर का नंबर डायल किया।
और उसकी जी सर सुनते ही बोला, शंकर सीधे नंबर 3 में पहुंचो, वहां अपने कमरे में मत जाना, अपना कनेक्शन भी फिलफौर बदली कर लो, लेकिन इससे पहले तमाम को कनेक्शन बदली करने का बताकर नंबर 3 में पहुंचने का बता दो। बिना कोई सवाल पूछे उसने ओके कहा और रोहित ने वो मोबाइल भी बंद करके नाले में उछाल दिया। रणधीर बोला, सर अगर कृष्णा उनके हाथ आ गया है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें नंबर 3 पर इकट्ठे होना चाहिए, वो उस ठिकाने को जानता है। और रोहित बोला, हम वहां 10 मिनट से ज्यादा नहीं ठहरेंगे, तमाम के इकट्ठे होते ही वहां से नंबर 5 को कूच करेंगे, जिससे सिर्फ हम दोनों वाकिफ हैं, बाकी बातचीत नंबर 5 में ही होगी। और उसकी बात पर रणधीर सर हिलाकर रह गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम जमाना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।